नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग चर्चा कर रहे थे एग्रोनॉमी की क्लास में। जैसा कि कल हम लोगों ने मिलेट का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। जो भी पॉइंट्स बन सकते थे मिलेट के बारे में, हमने आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट को सुलझा के रख दिया ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और खुशखबरी की मैं बात बता रहा हूँ, कल बिहार पीसीएस में बीएचओ ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट आउट हो गया है। तो जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी अच्छे से तैयारी करें। जो भी पॉइंट्स आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप उनको बढ़िया से अभी से प्रैक्टिस में ले आओ, क्योंकि आने वाले समय में लास्ट दिसंबर में आपका इंटरव्यू का डेट भी आ सकता है। ठीक है, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू का डेट आ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट बीएचओ में शामिल हुए थे, 10,436 बच्चे एग्जाम दिए थे, जिसमें से 839 बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, और आपकी पोस्ट 300 प्लस हैं। पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बारले, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जौ। क्या बोलते हैं? जौ। जौ से एक बात याद आती है, जब मैं बचपन से थोड़ा आगे बढ़ा तो घर में होली के टाइम हमारे यहाँ क्या होता है, जौ के पौधे मंगाए जाते हैं। तो तब हमारा एग्रीकल्चर से कोई नाता नहीं था, तो जौ के पौधे मंगाए गए। अच्छा, गांव के लड़के बोले कि जिसमें सीकुर बड़े बड़े होते हैं वो जौ होते हैं। और हम गए खेत में, हम गेहूं खाड़ के ले आए। रास्ते में जब लेके आ रहे थे, गांव मोहल्ले में सब लोग हंस रहे कि तो गेहूं लेकर चले आए। अब हमको क्या पता है, एग्रीकल्चर में उस समय मतलब एक बालक से थोड़ी एज स्टेज ऊपर उठी थी, 8-9 साल की उम्र थी। ठीक है, तो अब जौ और गेहूं में बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, परंतु उस समय की बात थी। तो घर पे जब लेके आए तो उन्होंने बोला कि ये जौ होते हैं। तुमने कहा शायद ऐसे ही होते हैं। नहीं, ये गेहूं होते हैं। फिर जौ बताया कि बहुत बड़ी बड़े सीकुर होते हैं। ठीक है, गांव में यही तो होता है कि बहुत बड़े बड़े जिनके सीकुर होते हैं, बाली का जो शेप होता है पतला होता है गेहूं की अपेक्षा, वो क्या होता है, जौ होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग बोटेनिकल तरीके से देखेंगे तो पत्तियों में ऑरिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ऑरिकल स्ट्रक्चर से पहचानेंगे कि गेहूं कौन है और जौ कौन है। चचेरा मौसेरा भाई लगता है कि नहीं लगता है? आप लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे कभी ना कभी जिंदगी में। अगर हुए हो तो कमेंट में जरूर बताना। और एक बार क्लास को बेहतरीन अंदाज में शेयर कर दीजिए। शुरुआत करने जा रहे हैं जौ, वारले, जौ की खेती। पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कोई फसल की शुरुआत हुई थी खेती के उद्देश्य से तो वो जौ थी। ठीक है, जौ को सबसे पहले हमारे पूर्वज ने उगाया। कल्टीवेशन ऑफ वारले। जौ आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम आपको बताएंगे कि जौ क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सब समझ जाओगे। और हो सकता है इनमें से बहुत से बच्चे जौ का सेवन भी करते हो। ठीक है, तो जौ से जैसा कि हम लोगों ने सभी फसलों का थोड़ा सा सामान्य सा परिचय देखा है, वैसे जौ का भी परिचय देखेंगे। नहीं तो जौ महाराज गुस्सा हो जाएंगे हम लोगों से कि इनका परिचय हम लोग नहीं देख रहे, बाकी सबका परिचय देखा। तो सामान्य परिचय पर जब हम बात करेंगे तो वैज्ञानिक नाम की चर्चा करेंगे कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इनका कुल कौन सा है, इनमें गुणसूत्र कितना पाया जाता है, इनका उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है, और इनका पुष्पक्रम कौन सा होता है, इनमें पुष्पक्रम कौन सा होता है, और फल का प्रकार कैसा होता है, फल का प्रकार कैसा होता है, इन पर चर्चा कर लेते हैं। और ये अंतिम हमारे अनाज वाली फसल है। आपको बस इतना ही पढ़ना पड़ेगा सीरियल क्रॉप में। उसके बाद कल से हम लोग पल्सेस में एंट्री कर जाएंगे, और बहुत जल्द हम ऑयलसीड में एंट्री करने के बाद फॉरेज, फाइबर, कमर्शियल क्रॉप पढ़ने के बाद, एग्रोनॉमी की क्रॉप प्रोडक्शन फिनिश करने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट, मैन्योर, वीड, इरिगेशन, वाटर ड्रेनेज। ठीक है, ये सब चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, टिलेज खत्म हो जाएगा एग्रोनॉमी। बस उतना ही एग्रोनॉमी में अपने को पढ़ना है।
तो वैज्ञानिक नाम की जब हम बात करेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है हार्डियम वल्गेयर, हार्डियम वल्गेयर। हार्डियम वल्गेयर, ठीक है। कुल कौन सा होता है भैया? पोएसी होता है। और पोएसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो ग्रेमिनी के नाम से जानते हैं। ऐसा तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? घासकुल कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? घासकुल कहते हैं। ध्यान देना। उसके बाद गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितनी होती है? 14। 14 हम अनाज वाली फसलों में और कहाँ पढ़े थे? बाजरा में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? बाजरा में पढ़े थे, ठीक है। और कहाँ पढ़ रहे हैं? जौ में पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति स्थान तो कहीं कहीं भाई साहब एबीसीनिया लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? कहीं कहीं एबीसीनिया मिलेगा। एबीसीनिया एक पर्टिकुलर जगह है जो इथोपिया देश में आती। कहाँ आती है? इथोपिया। तो कहीं कहीं एबीसीनिया आपको मिल जाएगा, या कहीं कहीं इथोपिया मिलेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, दोनों में एक मिलेगा और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दोनों में इसलिए लिखा दिया, एक बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, इथोपिया इथोपिया रटते रह जाते हैं बच्चे और क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर आए पेपर में तो आपकी गलत ना हो, ठीक है। पुष्पक्रम की बात करते हैं तो स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम होता है। कैसा होता है? स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम होता है। और फल का प्रकार होता है कैरियोप्सिस। क्या होता है? कैरियोप्सिस। तो यहां तक तो हमने संक्षिप्त इसका परिचय देख लिया कि फल का प्रकार की जब बात करेंगे तो कैरियोप्सिस आएगा, पुष्पक्रम स्पाइक, उत्पत्ति स्थान एबीसीनिया या इथोपिया। ये जनरल इंट्रोडक्शन था इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं कि इसके पोषण मान पर चर्चा करेंगे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, इसकी सीड रेट, स्पेसिंग वगैरह, ये सब देखते हुए रोग वगैरह, उपज और वेराइटी पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसके पोषण वैल्यू पर बात करते हैं। इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, पोषण मान क्या है इसका? तो पोषण मान पर जब हम चर्चा करेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू इसका कितना है? तो न्यूट्रिशन वैल्यू की जब हम बात करते हैं साहब, तो हमारे सामने एक बात आनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना होता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका कितना मात्रा पाई जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है इसमें 74%, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है साहब? माल्टोज होता है। कौन सा होता है? माल्टोज रूप में इसमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। ध्यान देना, माल्टोज है, इसका मतलब ये बियर बिस्की ब्रांडी बनाने के लिए भी उपयोग में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें साहब प्रोटीन कितना होता है। तो प्रोटीन की जब हम चर्चा कर लें तो 11.5% इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है। और कौन सी प्रोटीन होती है? तो इसमें हार्डिन व एल्ब्यूमिनाइट्स प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? या तो आपको प्रोटीन हार्डिन के रूप में देखने को मिलेगी या एल्ब्यूमिनाइट्स, एल्ब्यूमिनाइट, हार्डिन या एल्ब्यूमिनाइट्स के रूप में प्रोटीन देखने को मिलेगी। अब बसा की बात कर लें कि इसमें फैट कितना परसेंट होता है। तो बसा की जब हम बात करते हैं तो बसा इसमें होता है 1.3%, 1.3% ये होता है बसा। 1.3% बसा पाया जाता है। ये तो इसका हो गया पोषण वैल्यू। अब हम चर्चा कर लेते हैं इस पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट? विश्व की सबसे पहली उगाई जाने वाली फसल, पहला पॉइंट, विश्व की सबसे पहली उगाई जाने वाली फसल, सबसे पहली उगाई जाने वाली फसल, उगाई जाने वाली फसल, ध्यान देना, गेहूं और जौ दो आप लोग पढ़ते हो, परंतु उन दोनों में सबसे पहले कौन सी उगाई गई? तो जौ, फिर गेहूं। तो सबसे पहले उगाई जाने वाली जो फसल थी वो जौ थी। और कब उगाई गई थी? तो 7500 बीसी में, 7500 बीसी में सबसे पहले जौ की खेती की गई, उसी के साथ गेहूं की खेती की गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं विश्व में, विश्व में
गेहूं, धान व मक्का के बाद उत्पादन में जौ का 4th स्थान है, जौ का 4था स्थान है, 4th स्थान है। पूरे विश्व में अगर उत्पादन की बात करें तो कौन सा स्थान है? 4था स्थान। समझ में आ गया? उसके बाद विश्व में सर्वाधिक जौ का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक जौ का उत्पादन, सर्वाधिक जौ का उत्पादन तो पहले आपका था सोवियत संघ रूस। पहले क्या था? सोवियत संघ रूस, और अब है रूस, क्योंकि ये सोवियत वाला अलग हो गया है मामला। सोवियत संघ रूस, ठीक है। सोवियत संघ रूस में सबसे ज्यादा जौ का प्रोडक्शन होता था पुराने समय में, आज रूस में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो रूस लिख लेंगे। भारत का जौ उत्पादन में स्थान, मतलब भारत का जौ उत्पादन में स्थान, भारत का जौ उत्पादन में स्थान, जौ उत्पादन में स्थान। तो भारत का जौ उत्पादन में कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। कौन सा? 22वां स्थान है पूरे विश्व में इंडिया का बार्ले प्रोडक्शन में। अब हम अगर बात करेंगे भारत में सर्वाधिक जौ का उत्पादन, ठीक है, लिखेंगे भारत में सर्वाधिक जौ का उत्पादन, भारत में जौ का सर्वाधिक उत्पादन, जौ का सर्वाधिक उत्पादन। ये पॉइंट बस याद करने वाले हैं, यहां पर समझाने वाला कुछ भी नहीं है बिंदु। तो सर्वाधिक जौ का उत्पादन कहां होता है? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे जौ का प्रोडक्शन करता है राजस्थान, ठीक है। पहले नंबर पे है जौ का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में होता है। तो जौ से जुड़े हुए कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे, पोषणमान देखा, उससे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखा। अब और अच्छी अच्छी बातें जौ से जुड़ी हुई हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। वो भी पॉइंट के रूप में ही बातें करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए है तो हमारा टेलीग्राम चैनल वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन करिए और हर एक क्लास का पीडीएफ पाइए, ठीक है। और सेशन को शेयर भयंकर तरीके से करते रहिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा लें, ताकि आने वाले समय में आपका क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं जौ से संबंधित चीजें। तुम बात करते हैं, सबसे पहला बिंदु हमारे सामने क्या आएगा? जौ का उपयोग, जौ का उपयोग। तो जौ के उपयोग से बातें करेंगे हम, तो सबसे पहले रोटी बनाने में, रोटी बनाने में पहला। दूसरा, गुर्दा रोग उपचार में, गुर्दा रोग उपचार में। तीसरा, सत्तू बनाने में, सत्तू जो गांव में नहीं खाते हैं, सत्तू, सत्तू बनाने में। गांव के लोग सब समझ रहे होंगे सत्तू क्या होगा। शहर वाले बच्चे हो सकता है सोचे कि सत्तू कौन से जानवर का नाम है, ठीक है। इसको भून के रोस्ट करके सत्तू बनाया जाता है। उसके बाद वियर, जो तुम लोग कभी ना कभी शादी पार्टी में हो सकता है इसका प्रयोग किए हो, विस्की, वियर, विस्की और ब्रांडी बनाने में, ठीक है।
ठंडक में लोग ब्रांडी का प्रयोग करते, ब्रांडी बनाने में। तो ये देखो कितना अच्छा उपयोग इसका दिखा, इतने सारे उपयोग हम लोगों ने देख लिए जौ के। इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि जौ का सेवन हो सकता है कुछ लोग पर डे करते हो, कुछ लोग कभी कभी इसका सेवन किए हों। तो हमने यहां तक देखा जौ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदुओं पर जो कि चर्चा के विषय में लेके आते हैं। लिखेंगे जौ से लिगुरी एल्कोहलिक बेवरेज प्रोडक्ट है। लिगुरी नामक अल्कोहलिक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। लिगुरी नामक अल्कोहलिक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। कौन सा पेय पदार्थ तैयार किया जाता है? लिगुरी नामक। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लिगुरी पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? जौ से बनाया जाता है। समझ में आ गया किससे बनाया जाता है? जौ से बनाया जाता है। जौ से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, जौ सभी अनाज वाली फसलों में, जौ सभी अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में, जौ सभी अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा लवण प्रतिरोधी फसल है। सबसे ज्यादा लवण प्रतिरोधी फसल है, मतलब हाईएस्ट सॉल्ट टॉलरेंट लवण प्रतिरोधी फसल है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि सबसे ज्यादा लवण प्रतिरोधी कौन सी फसल है, तो जौ है। ध्यान देना कौन सी फसल है? जौ है। ठीक है, तो यहां तक हमने कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर ली जो जौ से जुड़े हुए थे, और जौ से इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट कई बार फैक्ट पूछे गए। ठीक है, तो ये सारी चर्चा हमने जौ से रिलेटेड कर ली। अब हम बात करते हैं जौ के लिए जलवायु कैसी चाहिए। जौ के लिए जलवायु की जब भी हम कभी बात करेंगे, क्लाइमेट कैसा चाहिए जौ का, तो क्लाइमेट की जब भी बात आती है तो हम देखते हैं कि जौ को अगर हम वानस्पतिक अवस्था में देखें, वानस्पतिक अवस्था, जब हम जौ की बुवाई करते हैं तब जौ को कैसा क्लाइमेट चाहिए, और जब हम उसकी कटाई करते हैं मतलब परिपक्व अवस्था, परिपक्वता के समय कैसा उसको क्लाइमेट चाहिए। रबी ऋतु की फसल है जौ, कैसी है? रबी ऋतु की। तो वानस्पतिक अवस्था पर इसको जो जलवायु चाहिए वो कैसी चाहिए? ठंडी व नम, ठंडी व नम जलवायु चाहिए। और परिपक्वता के समय इसको जलवायु चाहिए गर्म व शुष्क जलवायु चाहिए, गर्म व शुष्क जलवायु चाहिए। यहां तक तो हमने देखा कि इसके क्लाइमेट पर हमने बात कर लिया। आगे हम इसकी मिट्टी देखेंगे, मृदा का पीएच और टेम्परेचर वगैरह, इन पर चर्चा करते हुए आगे की ओर चर्चा करेंगे। आप तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही साथ में क्लास को शेयर भी करते रहिएगा। जितना अधिक मात्रा में आप शेयर करते रहेंगे उतना ज़्यादा मात्रा में बच्चों के पास क्लास पहुंचती रहेगी। क्रॉप प्रोडक्शन आप खोजते रह जाओगे, इस प्रकार से सिस्टमेटिक आपको मिलने वाला नहीं है, और आपको हैंड राइटिंग पीडीएफ भी साथ में मिल रहा है ताकि आपको नोट्स बनाने में भी समय ना जाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि तापमान कितना रखते हैं। तो तापमान की जब बात करेंगे हम, जौ की खेती के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, कितना तापमान रखते हैं? 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान रखते हैं। और मिट्टी की जब बात करते हैं, मृदा की, तो दोमट व बलुई दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। कौन सी मिट्टी? दोमट व बलुई दोमट, दोमट व बलुई दोमट मिट्टी का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके बीज दर पर चर्चा करते हैं कि जौ के लिए कितना बीज दर रखते हैं। एक आइडियल सीड रेट क्या रखेंगे, तो सीड रेट की बात करेंगे बीज दर की। बीज दर का मतलब है 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए में कितना बीज चाहिए। तो पहली स्थिति होती है सामान्य। तो अगर सामान्य दशा में हम बीज उगा रहे हैं, सामान्य
दशा में हम बीज दर डाल रहे हैं तो कितना बीज दर पड़ता है? 75 केजी पर हेक्टेयर। कितना? 75 केजी पर हेक्टेयर। अगर किसी कारणवश फसल हमारी पछेती हो रही है और मिट्टी लवणीय है तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? सीड रेट थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। और कितनी सीड रेट करनी चाहिए? 100 केजी सीड रेट करनी चाहिए। कितनी? 100 केजी सीड रेट वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं। और अगर भूमि असिंचित है, क्या है? भूमि असिंचित है तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? असिंचित भूमि में 80 से लेकर के 100 केजी सीड रेट हमें प्रयोग करना चाहिए। कितना? 80 से लेकर के 100 केजी सीड रेट हमको प्रयोग करना चाहिए। ये तो हो गया सीड रेट। अब बोने से पहले हम इसका क्या करेंगे? बीजोपचार करेंगे। क्या करेंगे? बीजोपचार। क्यों? क्योंकि जो सीडबॉर्न डिजीज होता है आपका स्मट, वो ना लगे। तो बीजोपचार किससे करते हैं? वीटावैक्स, वीटावैक्स या वाविस्टिन। वीटावैक्स या वाविस्टिन। कितना? 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम सीड। मतलब 1 किलोग्राम बीज पर कितनी मात्रा वीटावैक्स या वाविस्टिन की प्रयोग करते हैं? तो 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रयोग करते हैं। ये हमने तापमान देखा, मिट्टी के बारे में देख लिया, बीज दर के बारे में देख लिया, बीजोपचार के बारे में देख लिया। अब हमको बात करना है बुवाई का समय, अंतरण, खाद, उर्वरक, इन पर चर्चा करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुवाई का समय और फसल अंतरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुवाई का समय। बुवाई का समय, तो जो बुवाई का समय है, अभी अभी कुछ दिन पहले बुवाई का समय चल रहा था, अभी भी चल रहा है। अगर हम देखें तो बुवाई का समय की अगर हम बात करते हैं तो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक इसके बुवाई का आइडियल टाइम माना जाता है। बीज की गहराई, कितने गहराई पर हम बीज डालते हैं? तो बीज की जो गहराई रखते हैं, कब बुवाई जब करते हैं तो बीज की गहराई रखते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर। और हम बात करते हैं फसल अंतरण का, तो फसल अंतरण कितना रखते हैं? जब फसल अंतरण की बात आती है तो 22.5 गेहूं के बराबर और 10 सेंटीमीटर आपका पौधे से पौधे की दूरी। जबकि गेहूं में हम लोग पौधे से पौधे की दूरी नहीं पढ़ते हैं और जौ में पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, लगता देखने में गेहूं के जैसा ही है। आप कई बार चौंके होंगे, अचंभित हुए होंगे गेहूं जौ में। उसके बाद हम बात करते हैं खाद। तो इसमें खाद कौन सी पड़ेगी? FYM पड़ेगी। FYM बोले तो फार्म यार्ड मैन्योर। कितनी इसकी मात्रा डालते हैं हम लोग? 10 से लेकर के 15 टन डालते हैं। और कब डालते हैं खाद? क्योंकि अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, इसलिए हम इसको 1 महीना पहले ही प्रयोग कर लेते हैं खेत में खाद को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की, उर्वरक की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजर केमिकली होते हैं जो कारखाना वगैरह में बनाए जाते हैं। उर्वरक 2 हिसाब से प्रयोग करते हैं। अगर भूमि सिंचित है, अगर सिंचित भूमि में हमको उर्वरक प्रयोग करना है तो हम कितना उर्वरक प्रयोग करेंगे? 80 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी फास्फोरस और 30 केजी पोटास, 30 केजी K2O। इस हिसाब से हम सिंचित दशा में फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। अगर भूमि असिंचित है तो उर्वरक कम डालेंगे। क्यों? क्योंकि भूमि में ज्यादा हमें ऊष्मा नहीं चाहिए। अगर असिंचित भूमि है, असिंचित क्षेत्र है, तो वहां पर 50 केजी नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे और 40 केजी फास्फोरस का प्रयोग करेंगे। उसके साथ ही साथ 30 केजी पोटास का प्रयोग करेंगे, 30 केजी K2O का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर जैव उर्वरक की बात कर लें कि इसमें कौन सा बायो फर्टिलाइजर डाला जाता है, तो जैव उर्वरक की जब हम बात करेंगे
जैव उर्वरक क्या होते हैं? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फसल की जड़ों तक लाकर इकट्ठा कर दें। तो इसमें जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं एजोटोबैक्टर, यही गेहूं में ही प्रयोग करते हैं। एजोटोबैक्टर का प्रयोग गेहूं में भी करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? गेहूं और जौ दोनों में। तो साथ में लिख लेंगे जौ और गेहूं, जौ और गेहूं दोनों में इसका प्रयोग करते हैं। एक होता है एजोस्पाइरिलम, जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? ज्वार में करते हैं। किसमें? ज्वार में। तो यहाँ तक हमने देखा कि इसमें बायो फर्टिलाइजर, उसके साथ साथ मैन्योर, इन पर हमने चर्चा की। देन अगली स्लाइड में हम बात करेंगे इरिगेशन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आप तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। क्लास को शेयर करते रहना अधिक से अधिक मात्रा में। अब हम बात करेंगे इरिगेशन से। तो इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है? जितना गेहूं में है क्या उतना नहीं? तो इसमें इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलमांग की। जलमांग की बात करते हैं तो इसकी है 450 से लेकर 650 मिलीमीटर, मतलब इसके पूरे जीवन काल में इतना पानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सिंचाई की अवस्थाएं। सिंचाई की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ इरिगेशन, कि कौन कौन सी अवस्थाओं पर हम सिंचाई करेंगे। तो सबसे पहले दो अवस्थाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं। नंबर 1, कल्ले निकलते समय, टेलरिंग स्टेज, कल्ले निकलते समय। तो पहले ही सिंचाई हम कब करते हैं? जब हल्के हल्के से कल्ले निकल रहे हों। और वो समय कब होता है? बुवाई के 30 दिन बाद। बुवाई के 30 दिन बाद। जैसे मान लो आप 15 तारीख को बुवाई कर दिए, 15 अक्टूबर को, तो अगले 15 नवंबर को पानी लगाने वाला जौ हो जाएगा पहला पानी। ठीक है। दूसरी जो सिंचाई होती है वो होती है दाना बनते समय, दाना बनते समय। ठीक है, ये स्टेज होती है। जब भी दाना बनने लगे दूसरी सिंचाई इसकी कर देते हैं। यहां तक तो हमने देखा एक जनरल सी चर्चा जो जलमांग से संबंधित हुई। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड रोग की। रोग इसमें कौन कौन से लगेंगे? दो रोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिजीज, जो अक्सर पेपर में आते हैं। पहला जो है रोग की चर्चा करें, पहला रोग है आवृत कंडुआ। आवृत कंडुआ, गेहूं में हमने अनावृत कंडुआ पढ़ा था, इसमें हम आवृत कंडुआ पढ़ रहे हैं। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट, स्मट है तो जाहिर सी बात है हम लोग जान चुके हैं किससे लगता होगा। ये कवक से लगता होगा। किससे? कवक से। और कौन सा वो कवक है जिसकी वजह से ये लगता है? तो वो कवक है आस्टिलागो हार्डी। आस्टिलागो हार्डी ये कवक है। गेहूं में आस्टिलागो न्यूडाटिसाई के द्वारा होता था, इसमें है आस्टिलागो हार्डी के द्वारा होता। ये जो रोग होता है जौ में, ये बीज के माध्यम से होता है। और कैसा होता है? एक्सटर्नली सीड बोर्न। एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है ये। एक्सटर्नली सीड बोर्न का मतलब है बाह्य बीज जनित। गेहूं में कैसा था? आंतरिक बीज जनित। तो बाह्य बीज जनित रोग। ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसा ये है, आंतरिक बीज जनित है या बाह्य बीज जनित। तो एक्सटर्नली सीड बोर्न के केस में हम इसको देखते हैं। यहां तक एक रोग की चर्चा कर लिए। दूसरे रोग की जब हम चर्चा करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलिया रोग। गेहूं में भी हम लोग पढ़े थे मोलिया को। मोलिया रोग, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। मोलिया किससे संबंधित है? गेहूं और जौ दोनों से संबंधित है। तो मोलिया की सबसे पहले बात करते हैं। तो ये रोग होता किससे है? ये होता है सूत्रकृमि से। और उस सूत्रकृमि का नाम क्या है? हेटेरोडेरा एविनी। इसका नाम है हेटेरोडेरा एविनी। इसको हम बोलते हैं सीरियल सिस्ट निमेटोड। मतलब जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं उनकी जड़ों में गांठे बनाता है, सिस्ट बना लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सीरियल सिस्ट निमेटोड। लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, सीरियल सिस्ट निमेटोड।
सिस्ट मीन्स गांठे होता है। अब ये जो सूत्रक्रम है हेटेरोडेरा एविनी, इस रोग की खोज की बात करते हैं तो ये रोग की खोज हुई 1958 में। 1958 में वासुदेव जी द्वारा या वासुदेव द्वारा राजस्थान के नीम का थाना, अब ये खुद जिला बन चुका है, पहले ये सीकर जिले में आता था, अब ये जिला बन चुका है, नीम का थाना नामक स्थान पर हुई या स्थान पर की। पिछली साल राजस्थान में 19 जिले बढ़ाए गए तो ये नया जिला एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में आ गया। ठीक है, अब 50 जिले का राजस्थान हो गया, पहले 31 जिलों का हुआ करता था, तब ये सिक्कर में आता था, अब नीम के थाना में आता है। तो ये दोनों रोग हम लोगों ने देख लिया, आवृत कंडुआ और एक मोलिया रोग। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इल्ड पर बात करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे कि बियर और विस्की जो बनाई जा रही है आज वो कैसे बनती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, माल्ट हम कैसे प्राप्त करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इल्ड की बात करते हैं तो 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका इल्ड निकलता है। अगर मान लो कोई किसान इसका उपजा रहा है इसको, तो इसका जो इल्ड आएगा, उपज आएगा, वो 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 वर्ग मीटर में कितना पैदा कर पाएगा, वो 35 से 40। अच्छा, ये बिल्कुल सही नहीं होता है क्योंकि बहुत पुराना डेटा है, इसको अगर मैं बदल दूंगा तो आप कहोगे आप गलत हो, इसलिए ये चल रहा है तो चलने दो इसको। बहुत पुराना डेटा है, आज के किसान इसको बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हम बताते हैं कि माल्ट कैसे पैदा होता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, जौ का बीज लेते हैं, एक कोई जौ का बीज है, एक पात्र है इस प्रकार से, उस पात्र में पानी भरा हुआ है, पानी में भिगाते हैं कितने दिन तक, 2 से 3 दिनों तक। अब ये पानी में 2 से 3 दिन तक भीगेंगे तो जाहिर सी बात है अंकुरित होने लगेंगे। अंकुरित होने लगते हैं, और जब कभी भी बीज अंकुरित होता है तो उसका एक पार्ट ही अंकुरण करता है और उस पार्ट का नाम होता है भ्रूण। जब बीज अंकुरित होंगे तो वहां से एक तो उसमें भ्रूण होगा जो जिंदा होगा, और इस भ्रूण को भोजन देने के लिए एक भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष एक बीजपत्री में होगा और जो द्विबीजपत्री बीज होंगे उनमें बीजपत्र होता है। तो जब भी बीज अंकुरित होगा तो उसका एक भ्रूण होगा, यही अंकुरित होता है और इसको पोषण देता है भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष में पोषण किस रूप में स्थित होता है, स्टार्च के रूप में स्थित होता है। अब यही स्टार्च पर एक एंजाइम कार्य करता है जिसका नाम होता है अल्फा एमाइलोज। अल्फा एमाइलोज एंजाइम होता है ये इस पर कार्य करता है स्टार्च पर, और इस स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। जैसे ये माल्टोज में बदलता है, हम क्या करते हैं, जो अंकुरित बीज होते हैं, जो अंकुरित बीज होते हैं उनका अंकुरण रोक देते हैं, अंकुरित बीजों का अंकुरण रोक देते हैं। जो अंकुरित हो रहे थे बीज, अंकुरित बीजों का अंकुरण रोक देते हैं। अगर अंकुरण नहीं रोकेंगे तब तो ये पौधा बना देंगे पूरा, और पौधा बना देंगे तो हमारी बियर नहीं बन पाएगी। अंकुरित बीजों का अंकुरण रोक देते हैं। ठीक है, अब अंकुरण रोकने के बाद क्या करते हैं, बीजों को रोस्ट करते हैं, भूनते हैं, बीजों को भून लेते हैं, भून लेते हैं। जो भी बीज बचे थे उनको हम लोग भून लिए, और भुने हुए बीजों को हम क्या कहते हैं, रोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्ट। और यही रोस्ट क्या तैयार करता है, माल्टोज।
यही रोस्ट तैयार करता है माल्ट। और माल्ट का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो इसका जो प्रयोग होता है वो बियर बनाने में होता है और विस्की, उसके साथ साथ ब्रांडी, इनको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कहानी पता चली कैसे पैदा होता है। जौ हो गया, जौ से हमको फाइनली बियर बनाना है। तो बियर कैसे बनेगा? उसके बीजों को पहले हम पानी में डुबो देते हैं 2 से 3 दिन तक। फिर जो बीज जर्मिनेटेड होने लगते हैं, सीड का कौन सा पार्ट जर्मिनेट होता है? तो इम्ब्रायो। इम्ब्रायो से ही प्लमूल और रेडिकल निकलते हैं। इनको न्यूट्रिशन कौन देता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? स्टार्च फॉर्म में होता है। और इस स्टार्च फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट पर जब बीज अंकुरित होता है तो अल्फा माइलेज कार्य करता है, जो कि स्टार्च को किसमें बदल देता है? माल्टोज में। यही माल्टोज जैसे ही मिल जाता है हमको, फिर हम जो ये जर्मिनेटेड सीड होते हैं, इनकी जो स्प्राउटिंग होती है वो स्टॉप कर देते हैं। इसके लिए केमिकल भी आते हैं, MH हो गया, मैलिक हाइड्रोजाइड हो गया, स्प्राउट स्टॉक आ गया। इनका प्रयोग करके हम इनका अंकुरण को रोक लेते हैं। और अंकुरण को रोकने के बाद इन सीड्स को हम क्या करते हैं? भून लेते हैं। और भुने हुए सीड्स को हम क्या कहते हैं? रोस्ट कहते हैं। ठीक है। रोस्ट से ही हमें प्राप्त होता है माल्ट, और इसी माल्ट का प्रयोग हम इन चीज़ों बनाने में करते हैं। एक होता है हल्का अल्कोहलिक बेवरेज पदार्थ, जिसको बोलते हैं लिगुरी। इसको आमतौर पे लोग शादी पार्टी में भी यूज करते हैं। बहुत कम नशा होता है उसमें, बियर से भी कम अल्कोहल होता है। बियर में कितना परसेंट अल्कोहल होता है? 6 to 8%। इसमें और भी कम होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं। जौ से संबंधित और गेहूं से संबंधित एक इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है IIWER। पहले ये दोनों अलग अलग थे, बाद में एक ही कर दिया गया इनका नाम एक साथ, क्योंकि ये दोनों भाई भाई लगते हैं। हमने बताया था ना बचपन में होली में जब जौ मंगाए जाते ना, तो घर पे हम गेहूं लेके चले गए थे। पूरा गांव देख देख के हंस रहा था कि ये गेहूं उखाड़ के ले जा रहा है खेत से। तो उस समय गेहूं और जौ की पहचान करना थोड़ा मुश्किल था। इसका का नाम क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। ये कहाँ पड़ता है? करनाल। करनाल को हरियाणा के रोटी की टोकरी कहते हैं। करनाल जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा। एग्रीकल्चर के सेक्टर में करनाल बहुत ही ज़्यादा आगे है। इसका सिर्फ आपको फुल नाम नहीं पूछा जाएगा, बस ये ध्यान देना क्या ये WBR कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। अब थोड़ा इसका हम वर्गीकरण देख लेते हैं। जौ का वर्गीकरण, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, JRF में कई बार यहाँ से क्वेश्चन निकाला गया है। और जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन नॉर्मल सा नहीं पूछा जाता है कि साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका कुल क्या होगा। तो जो जौ का वर्गीकरण करने का सबसे पहले प्रयास किया वो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था
ए वर्ग और दूसरे का नाम था वी। इन्होंने 1946 में जौ को 3 प्रजातियों में बांटा। जौ को 3 प्रजातियों में बांटा या जातियों में बांटा। ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं तुमको ये याद ही होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं याद है, बस मैंने लिखा दिया आपको, प्रजातियों में बांटा। आपको जो याद होना चाहिए वो याद कर लेना। कौन कौन सी 3 प्रजातियां इन्होंने बांटी? तो एक का नाम इन्होंने रखा हार्डियम इरेगुलर, और दूसरे का इन्होंने नाम दिया हार्डियम डिस्टिंकॉन। हार्डियम डिस्टिंकॉन। और तीसरे का नाम इन्होंने दिया हार्डियम वल्गेयर। जो हम लोग अभी जिसकी खेती पढ़ रहे हैं वो तीसरा ही है। अब इन तीनों में अंतर क्या इन्होंने रखा? तो स्टार्टिंग की जो 2 वैरायटी हैं, इन्होंने इसको कहा टूरो वार्ले। क्या बोला? टूरो वार्ले। अब इसका टूरो वार्ले का मतलब क्या होता है? बहुत से व्यक्ति आपको टूरो वार्ले का मतलब ये बता देंगे कि खेत में इनकी 2 लाइनें बोई जाती हैं, परंतु ये ऐसा नहीं होता है। टूरो बार्ले का मतलब गेहूं का, आप कभी भी गेहूं और जौ का जब संरचना देखना तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेचिस। क्या बोलते हैं? रेचिस। और इन्हीं जिगजैग स्ट्रक्चर पर जौ की कुछ बालियां लगी होती हैं, दाने लगे होते हैं इस प्रकार से। इसके सीकुर ज्यादा बड़े होते हैं ऊपर। तो जब कभी भी रेचिस पर बोथ साइड फिल होंगे ग्रेन, मतलब दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट, 2 साइड से जब दाने भरे होंगे तो इसको 2 रो बार्ले बोलेंगे। और लास्ट वाले को इन्होंने कहा 6 रो बार्ले। इसको इन्होंने क्या बोला? 6 रो बार्ले। ये क्या होता है? पहले इसका एक और पॉइंट लिख लेंगे। भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है, या भारत में इसी की खेती होती है, इसी की खेती होती है। बेटा ज्यादा सम्मान प्रिय होता है बाप से, मतलब ये दोनों इसके बाप हैं, जननी हैं, परंतु इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है क्योंकि ये 6 रो बार्ले है। 6 रो बार्ले को कैसे पहचानेंगे? एक कोई ये रेचिस है, टेढ़ी मेढ़ी संरचना, और इस पर ये ग्रेन फिल है, इस प्रकार से ये दाने हैं इस पर लगे हुए। इस प्रकार से। उसके बाद ये 2 तरीके से दाने हैं, 2 और साइड के दाने ये इस पर लगे होंगे, तो ये 4 साइड हो गई, मतलब 6 साइड से दाने लगे होंगे। ये भी 4 हो गई, और भी 2 साइड से आएंगे दाने इस प्रकार से। मतलब एक रेचिस पर 6 दिशाओं से, 3-3 दिशाओं से दाने लगे होंगे। इसको 6 रो बार्ले बोलेंगे, इसको 2 रो बार्ले बोलेंगे। ये कहानी है 2 रो और 6 रो की। ये दोनों होती हैं जननी। ये पुराने जौ हैं और एक नया जौ है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसीलिए ये ज़्यादा भारत के अंदर लोकप्रिय है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इसी की खेती की जाती है। और जौ का पर्पज हमने बता ही दिया, किडनी डिसऑर्डर में इसका प्रयोग करते हैं, आटा बनाने में, सत्तू बनाने में। उसके साथ साथ जो सबसे महंगा उपयोग है वो वियर बिस्की बनाने में करते हैं उपयोग। बिस्की जानते हो, बड़ा महंगा ब्रांड आता है। इंडियन की तो बात नहीं करता, फॉरेन की जो बिस्की होती हैं 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे बनती हैं। आगे हम बात करते हैं इनकी कुछ वैरायटी। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, प्रजातियों के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रजाति, हाँ वैरायटी। प्रजाति में सबसे पहले हम बात करते हैं छिलका रहित, मतलब ऐसी वैरायटी जिनमें छिलका नहीं पाया जाता है। ये 2014 फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो छिलका रहित वैरायटी की जब भी हम बात करेंगे तो एक तो आ जाएगी डोलमा,
और करण 18, करण 19। उसके बाद हम बात करते हैं लवण अवरोधी। तो लवण अवरोधी की बात करते हैं तो एक तो VL2 जिसको बिलाडा 2 बोलते हैं, बिलाडा 2, और ब्रैकेट में लिख लेना VL2। और उसके साथ साथ अंबर, ये भी वैरायटी है सॉल्ट रेसिस्टेंट। उसके बाद एक आता है मोल्या रोग प्रतिरोधी। अभी हम आपको पढ़ाए थे मोल्या, ऐसी वैरायटी जिनमें मोल्या रोग ही नहीं लगेगा, मोल्या रोग का जो सूत्रक्रमी होता है वो दूर से भाग जाएगा। तो वो कौन कौन सी वैरायटी हैं मोल्या रोग प्रतिरोधी? एक तो है राज किरण, दूसरी है RD2052, RD2052। ये ऐसे नाम याद करने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो, परंतु ध्यान देना RD वाला जो भी होगा सब बारले ही होगा। उसके हम बाद बात करते हैं टूरो बारले। टूरो बारले की कुछ स्पेशल वैरायटी हैं, जैसे रेखा, क्लिपर, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिपर, और उसके बाद है अल्फा 93, अल्फा 93। और सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है 6 रो वार्ले से, यहीं की वैरायटी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और एक इम्पोर्टेंट वैरायटी जो स्पेशल बियर के लिए ही है, 6 रो वार्ले। इसमें आएगी गीतांजलि, हिमानी, हिमानी मूली की भी वैरायटी है, हरितिमा, ऋतुम्बरा। इससे सबसे अच्छा बियर बनाया जाता है ऋतुम्बरा से, क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान देना, माल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, माल्ट के लिए सबसे अच्छी। ऋतुम्बरा के बाद आती है केदार, कैलाश, प्रगति, प्रखर। ठीक है, ये कुछ वैरायटियां थी जौ की, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं मैं बता दे रहा हूं आपको। एक तो आप अंबर को अंडरलाइन कर लेना, दूसरी डोलमा को, तीसरी राजकिरण को, और चौथा आपका क्लिपर, और पांचवा गीतांजलि और ऋतुम्बरा। ये 5 से वैरायटी बस आपको याद करनी है, एक बार पढ़ लेना है, याद तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि इतनी सारी वैरायटियां हैं, आप याद करके जाओगे कहाँ। हर फसल, एक ही तो फसल नहीं है, एग्रोनॉमी की बात करोगे तो कम से कम आप 30 फसलें पढ़ोगे, हॉर्टिकल्चर की बात करोगे तो 50-40 फसलें के कम से कम पढ़ोगे, तो 40-30-70, और अगर एक एक की 10-10 याद करोगे तो 700 हो गई, याद तो होंगी नहीं, बस पढ़ो, पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, याद किसी चीज को करना ही नहीं है, याद करोगे तो खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, हड्डियां बचेंगी सिर्फ। क्योंकि क्या क्या याद करोगे, पैथोलॉजी में रोगों के नाम जो कि जानते हो कितने खतरनाक होते हैं, फिर उनसे बड़े खतरनाक एंटमोलॉजी के कीट, कीटों के नाम याद करो, और उनसे भी खतरनाक खरपतवार जो घास फूस नहीं उगती है, इनके नाम बड़े अजीबोगरीब होते हैं, आधी आधी लाइन के तो नाम होते हैं इनके, खतरनाक खतरनाक, तो कैसे याद कर पाओगे। आज ये जौ की खेती समाप्त होती है, कल से अपने लोग पढ़ेंगे चना, दाल वाली फसलों पे। अभी तो कार्बोहाइड्रेट लिया, अब तो प्रोटीन लेने की बारी आई है। ठीक है, कल हम लोग चने की खेती पर चर्चा करने वाले हैं।